हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स आई डियर लर्नर्स। एबनॉर्मल बिहेवियर इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की सीरीज में आज जिस डिसऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे दैट इज़ कॉल्ड बाइपोलर डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि एक बहुत सीरियस डिसऑर्डर है और मूड स्विंग पर बेस्ड ये डिसऑर्डर है जो कि बहुत कॉमनली सभी लोगों में देखने को मिलता है। ये एक जो ऐसी एबनॉर्मेलिटी है जो लोगों में टीन एज में ज़्यादा देखने को मिलती है और वहीं से इसकी स्टार्टिंग होती है। कुछ केसेस में बचपन में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये क्या होता है बाइपोलर डिसऑर्डर, इसके बारे में सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। लेट अस क्विकली बिगिन द क्लास, बट बिफोर दैट आई वुड लेट यू नो दीज आर आर सोशल मीडिया हैंडल्स थ्रू विच यू कैन फॉलो अस, और आप हमसे जुड़ सकते हैं थ्रू द टेलीग्राम चैनल वेयर यू विल रिसीव दिस कॉन्टेंट जो आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर बाइपोलर डिसऑर्डर से रिलेटेड ही और भी वीडियोस अवेलेबल है जहां पर आपको कुछ और एडिशनल कंटेंट मिलेगा जिसको आप इस टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट साथ ही इस टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ द प्रेजेंटेशन वो एक कंटेंट बेस्ड वीडियो होगा। तो चलिए आज की क्लास में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइपोलर डिसऑर्डर का इंट्रोडक्शन, ये क्या होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो बाइपोलर डिसऑर्डर को अफेक्ट करते हैं, हमारे पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, और उन टाइप्स को एक कंपैरिजन टेबल की हेल्प से भी समझने की कोशिश करेंगे। Let us quickly take bipolar disorder. As the name suggests, bipolar, that means there are two different poles of one disorder. एक ही डिसऑर्डर के अंदर दो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, इसीलिए इसको बाइपोलर कहा जाता है। इसका प्रीवियस नेम था मैनियक डिप्रेशन। तो यहीं से वो दो पोल्स निकलते हैं, मैनियक से निकलता है मैनिया और डिप्रेशन से निकलता है डिप्रेशन, द अनदर पोल। तो दो डिफरेंट जो उसके पोल हैं वो मैनिया और डिप्रेशन होते हैं, और इस डिसऑर्डर में ये दोनों प्रॉब्लम्स साथ में या फिर वन आफ्टर अनदर देखने को मिलती हैं। बेसिकली बाइपोलर डिसऑर्डर बस यही है कि किसी भी पर्सन को मैनिया और डिप्रेशन के जो एपिसोड्स होते हैं वो फील होते हैं, यही बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। लेकिन मैनिया और डिप्रेशन को दोनों को अलग अलग भी समझना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ये एपिसोड्स किस तरह से होते हैं। मैनिया और डिप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे बाइपोलर नेम है और जहाँ तक आप जानते हैं आपने कभी भी सुना है अबाउट द टू डिफरेंट पोल्स, किसी भी चीज़ के जो दो डिफरेंट पोल्स होते हैं, या कहते हैं कि एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस, तो वो दोनों फेसेस ऑपोजिट होते हैं, दोनों पोल्स डिफरेंट होते हैं। तो मैनिया और डिप्रेशन एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट है। जहाँ पर आपने डिप्रेशन के बारे में आज तक सुना होगा, इट इज़ लाइक द डिप्रेसिव पार्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी। किसी भी पर्सन का लोअर फील करना, होपलेस, सैडनेस, ये जो चीज़ें होती हैं वो डिप्रेशन में आती हैं। तो मैनिया में इसके जस्ट ऑपोजिट आएंगी कि पर्सन ओवर एक्साइटेड, ओवर एनर्जाइज्ड हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स मैनिया के होते हैं। तो जब भी पर्सन को मैनिया और डिप्रेशन के एपिसोड्स फील होते हैं तो एक टाइम पर पर्सन बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद या कुछ टाइम के बाद पर्सन बहुत ही ज़्यादा होपलेस, सैड और स्लो डाउन हो जाता है। यही ओवरऑल मिलाकर कहलाता है बाइपोलर डिसऑर्डर। आपके सामने स्क्रीन पर जो कंटेंट अवेलेबल है उसको देखिए। बाइपोलर डिसऑर्डर विच इज ऑल्सो नोन एज मैनियक डिप्रेशन इज अ मेंटल इलनेस दैट ब्रिंग्स सीवियर हाई एंड लो मूड्स एंड चेंजेस इन स्लीप, एनर्जी, थिंकिंग एंड बिहेवियर। जब भी कोई पर्सन बाइपोलर से सफ़र करता है तो उसके डे टू डे लाइफ में वो एक्टिविटीज़ के थ्रू देखने को मिलती हैं और पता चलता है कि उस पर्सन के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी स्लीप साइकिल जो है वो ब्रेक हो सकती है, वो एनर्जी पर या तो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा या वो इतना लो हो जाएगा कि दोनों ही केसेस जो होंगे वो नॉर्मल से डेविएट करेंगे। उसके बिहेवियर के थ्रू ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। People who have bipolar disorder can have periods in which they feel overly happy and energized. इसी फेज को हम बोलते हैं मैनिया, एंड अदर पीरियड्स ऑफ फीलिंग वेरी सैड, होपलेसनेस एंड स्लगिश। ये सारे एपिसोड्स जो होते हैं, ये जो फैक्टर्स होते हैं, जो आप सिम्टम्स देख रहे हैं, ये होते हैं डिप्रेशन के। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। इन बिटवीन दीज पीरियड्स दे यूजुअली फील नॉर्मल। ऐसा भी होता है कि ये पीरियड्स जो होते हैं वो फ्लक्चुएट करके आते हैं। एक पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर रह सकता है, फिर वो स्लो डाउन हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद फिर वो डिक्लाइन होने लगता है उसके बिहेवियर में। तो in between these periods they usually feel normal. It can also be understood this way that the highs and the lows are the two different poles of the mood. That is why it is called bipolar disorder. इस bipolar को दो डिफरेंट पोल्स मैनिया और डिप्रेशन से ही सबसे अच्छा समझा जाता है और ये इसको समझने का सबसे आसान तरीका है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ब्रेन डिसऑर्डर है दैट कॉजेज चेंजेस इन अ पर्सनस मूड, एनर्जी एंड एबिलिटी टू फंक्शन। जब भी किसी पर्सन को बाइपोलर डिसऑर्डर होता है तो उसके सबसे ज़्यादा उसकी डेली एक्टिविटीज़ में, फंक्शनैलिटी में डिफरेंस देखने को मिलता है।
People with bipolar disorder experience intense emotional states that typically occur during distinct period of days to week। यानी कि जब बाइपोलर डिसऑर्डर किसी पर्सन के अंदर जनरेट होता है तो डेज से लेकर वीक से लेकर ईयर्स तक भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जिसको हम मूड एपिसोड्स कहते हैं। वो मूड एपिसोड्स में हाई भी हो सकते हैं, लो भी हो सकते हैं। दीज मूड एपिसोड्स आर कैटेगराइज्ड एज मैनियक या हाइपोमैनियक। हाइपोमैनियक जो होता है वो मैनिया की एक इनिशियल स्टेज होती है, जिसको हम हाइपोमैनिया बोलते हैं। ये एक लाइटर लेवल ऑफ मैनिया होता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, मतलब पर्सन थोड़ा बहुत ही एनर्जाइज्ड होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता। लेकिन मैनिया जो होता है उसमें पर्सन कुछ ना कुछ क्रेजी काम करने लग जाता है, इतने ज़्यादा आउट ऑफ माइंड चला जाता है जो कि नॉर्मल नहीं होता। जबकि हाइपोमेनिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो लाइटर लेवल के होते हैं, मतलब पर्सन कुछ ना कुछ क्रेजी करने की कोशिश तो करेगा बट वो एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचकर नहीं करता है। तो इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, या फिर डिप्रेसिव सैड मूड्स भी देखने को मिल सकते हैं। पीपल विद बाइपोलर डिसऑर्डर जनरली हैव पीरियड्स ऑफ न्यूट्रल मूड एज वेल। जैसे कि अभी भी हमने आपको बताया था, इन दोनों पीरियड्स के बीच में एक न्यूट्रल नॉर्मल लेवल भी पर्सन का देखने को मिल सकता है। बट व्हेन ट्रीटेड पीपल विद बाइपोलर डिसऑर्डर कैन लीड फुल एंड प्रोडक्टिव लाइफ टू। ऐसा भी नहीं है कि बाइपोलर के साथ लोग इजी लाइफ को कैरी नहीं कर सकते। ये भी होता है कि बाइपोलर के कुछ टाइप्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम आगे बात भी करेंगे, उसके साथ लोग नॉर्मल लाइफ को कैरी करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं। उन्हें कभी ये अंदाज़ा भी नहीं होता है कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से सफ़र भी कर रहे हैं, या उसके एक बहुत कह सकते हैं जो सबसे लाइटर वर्जन समझ लीजिए, या सबसे लोअर लेवल का बाइपोलर डिसऑर्डर समझ लीजिए, इसको साइक्लोमैथिक भी बोलते हैं, उससे वो सफ़र कर रहा होता है और उसको नहीं भी पता होता है। वो डिफरेंस कौन नोटिस करता है? उसके आसपास के लोग, उसके फैमिली, फ्रेंड्स, या फिर जो भी उसके रिलेशंस होते हैं लोगों के बीच में, वो लोग नोटिस करते हैं कि उसको मूड स्विंग्स काफ़ी होते हैं, पर पर्सन को ये लगता ही नहीं है कि वो मूड स्विंग्स उसके साथ हो रहे हैं। तो इस तरह से भी बाइपोलर होता है कि पर्सन को कई बार आइडिया भी नहीं लग पाता कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। अगेन मैं आपको यही चीज़ बताऊंगी कि कोई भी प्रॉब्लम डिसऑर्डर तभी बनती है जब वो लॉन्गर पीरियड के लिए पर्सन के लिए स्टे करती है। अगर आप किसी छोटी सी बात से इरिटेट हो गए हैं, आपका मूड स्विंग हो रहा है और थोड़ी देर बाद आप हैप्पी हो जा रहे हैं, तो आप ये बिल्कुल मत मान के चलिए कि आपको कोई बाइपोलर डिसऑर्डर है। ये नॉर्मल मूड स्विंग्स होते हैं। बाइपोलर के आगे डिसऑर्डर लगाए, और डिसऑर्डर एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये हमारे रेगुलर लाइफ से रिलेटेड नहीं होती है। डिसऑर्डर में कंटिन्यूटी होती है, किसी भी प्रॉब्लम का एग्जिस्टेंस, परसिस्टेंस होता है लॉन्गर पीरियड के लिए। तो जब किसी पर्सन के अंदर वो मूड स्विंग्स की अबनॉर्मैलिटी लॉन्गर पीरियड के लिए रहती है, तब वो बाइपोलर डिसऑर्डर बनता है। अदरवाइज आप किस नॉर्मल जो हमें मूड फ्लक्चुएशन हो जाते हैं, हम उसको बाइपोलर नहीं कहते। हम बात करेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं जो बाइपोलर डिसऑर्डर को अफेक्ट करते हैं। देखिए, पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं, देयर आर बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स विच अफेक्ट द मूड ऑफ अ पर्सन। बायोलॉजिकल के अंदर तो जेनेटिक आएंगे, ब्रेन डिफरेंसेस आएंगे, अगर किसी पर्सन के को न्यूरोलॉजिकल लेवल पर कोई इशू है, हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है जिसकी वजह से बार बार मूड स्विंग्स हो रहे हैं, यानी कि अगर कोई पर्सन किसी बीमारी से बहुत लंबे टाइम से सफ़र कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको मूड स्विंग्स होंगे। तो एक बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में पर्सन का लाइफस्टाइल हो सकता है। सब्सटेंस अब्यूज़ भी कई बार एक रीज़न होता है, पर्सन को कई बार ट्रॉमेटिक इवेंट्स के थ्रू जाना पड़ता है, या फिर बहुत सारा लाइफ में स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन चीज़ों की वजह से भी ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो पर्सन के अंदर मूड स्विंग्स जनरेट करते हैं। बाइपोलर की शुरुआत हमेशा मूड स्विंग से ही होती है। अगर वो कंटिन्यू रहते हैं तो वो डिसऑर्डर बन जाता है। तो अगर एनवायरनमेंट में हमारे ऐसी चीज़ें प्रेजेंट हैं जो लगातार हमें एक इरिटेशन वाले मूड की तरफ लेकर जा रही हैं, तो हाई चांसेस रहते हैं कि पर्सन बाइपोलर से सफ़र करेगा। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की अगर बात करें तो ये पर्सन के खुद के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि उसके खुद के इमोशंस, उसके सेल्फ स्टीम, उसके सेल्फ का कोई भी एस्पेक्ट, नॉट जस्ट सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट हो सकता है, सेल्फ एफिकेसी हो सकती है, सेल्फ रेगुलेशन हो सकता है, सेल्फ कंट्रोल हो सकता है। ये सारी चीज़ें, सेल्फ के जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर बन सकते हैं पर्सन का मूड मेंटेन करने में। जो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, वो किसी ट्रबल से, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जल्दी इरिटेट नहीं होते, वो खुद को हैंडल कर लेते हैं। तो इसीलिए आपकी जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो भी प्लान्स हैं, आपके सेल्फ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप खुद को साइकोलॉजिकली बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप मूड स्विंग से जल्दी क्रॉस हो जाएंगे। और जो लोग नहीं कर पाते हैं, जो लोग सेल्फ पे किसी भी तरीके से लो होते हैं, वो जल्दी प्रेशर में आ जाते हैं, इरिटेट जल्दी हो जाते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी उन्हें आ जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बन जाते हैं जो बाइपोलर डिसऑर्डर को बर्थ देते हैं।
Let us see a few more things which are written in a descriptive way कि bipolar disorder has genetic reasons. It commonly runs in families. 80 to 90% of individual with bipolar disorder have a relative with bipolar disorder or depression. तो genetic level पर भी हम देख सकते हैं कि ये चीज़ें होती हैं. और भी जो biological factors हैं मैंने आपके साथ अभी explain किया आपको डिस्कस करके. एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, स्ट्रेस, स्लीप डिस्ट्रप्शन, ड्रग्स, एल्कोहल्स, ये सब भी मूड को ट्रिगर कर सकते हैं. Though the specific cause of bipolar disorder within the brain are unclear and imbalances of brain chemicals is believed to lead to dysregulated brain activity, फिर भी ये माना जाता है कि जो अभी तक बाइपोलर के बहुत ज़्यादा कॉजेज़ क्लियर नहीं हैं, हालांकि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है, लेकिन फिर भी ब्रेन केमिकल्स का इम्बैलेंस हो जाना पर्सन के मूड्स को जो है वो मैनेज जब नहीं कर पाता है तब भी बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है ड्यू टू द न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी, जो कि बायोलॉजिकल फैक्टर में आएगा. इसके अलावा ये प्रॉब्लम होती है, इसके बारे में लिखा गया है द एवरेज एज ऑफ ऑनसेट इज़ 25 ईयर ओल्ड, बट इट इज़ एवरेज. जो अगर आप मैथ्स में इतना बेसिक समझते हैं कि एवरेज का मतलब क्या होता है, तो 25 से स्टार्ट नहीं होता है, इट इज़ द एवरेज. मतलब किसी पर्सन को चाइल्डहुड में भी फील हो सकते हैं और किसी को 50 में भी फील हो सकते हैं, 50 की एज में जाके. तो अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 25 हो जाएगा. तो ये जो 25 ईयर्स ओल्ड का मेंशन यहाँ पे किया गया है, दिस इज़ बेस्ड ऑन द स्टडीज़, रिसर्चेस के बेस पर है. अदरवाइज सबसे ज़्यादा बाइपोलर डिसऑर्डर टीन एज में होता है, क्योंकि वहाँ पर हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं. इसके अलावा बच्चे अपनी कैरियर को लेकर, अपने फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं और एक नई दुनिया में वो निकलते हैं. चाइल्डहुड के बाद का वर्ल्ड बहुत एक्सपेंड हो जाता है. इसके अलावा अपने करियर के साथ साथ वो अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपनी फैमिली, सबसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं. तो वो एक टाइम होता है जहाँ पे मूड्स को मैनेज कर पाना बच्चों के लिए एक अपने आप में एक चैलेंज होता है. और यही वजह है कि वो मूड स्विंग्स अगर एक आउट ऑफ द प्रपोर्शन चले जाए तो बाइपोलर डिसऑर्डर बन जाता है. तो बाइपोलर डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा टीन एज में देखने को मिलता है, लेकिन चाइल्डहुड में भी ये देखने को मिल सकता है. और ये भी हो सकता है कि लोग इसे बहुत ईजिली मैनेज कर लें, तो ये बहुत लॉन्गर पीरियड तक जो है वो ना भी हो, किसी पर्सन को ना भी हो. ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि सबको होकर ही रहेगा. चलिए अब सिम्टम्स की बात करते हैं. जैसा कि हमने बात करी कि बाइपोलर डिसऑर्डर के दो डिफरेंट पोल्स हैं, एक है मैनियक और एक है डिप्रेशन. तो ये इमेज जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको मैनिया के सिम्टम्स जो हैं वो ऐसे दिखेंगे जो भी बहुत ज़्यादा क्रेजी टाइप के हैं, जबकि डिप्रेसिव के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत डाउन और लो और सैड है. तो पहले देखते हैं मैनियक के सिम्टम्स क्या हैं. इसका ऑनसेट होता है बिटवीन 18 to 30 ईयर्स ओल्ड में. इस एज के बीच में मैनिया देखने को ज़्यादा मिलता है. उसका एक रीज़न है, इस टाइम पर लोगों के अंदर बहुत हाई एनर्जी होती है. 18 से 30 का जो पीरियड है ये भी एक एवरेज पीरियड है. इसका मतलब ये नहीं है कि 18 ईयर्स होते ही किसी को मैनिया हो जाता है, ऑब्वियसली आप समझ ही रहे होंगे इस बात को. बट फिर भी 18 से 30 ईयर्स के एज के बीच में बच्चा जो होता है अडल्टहुड की तरफ बढ़ रहा होता है. हर फील्ड में उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस एनर्जी को वो चैनलाइज करने की कोशिश करता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है. इस टाइम पर जो मूड होते हैं वो इलेवेटेड होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं और इरिटेबल होते हैं. ये मूड कुछ देखने को इस तरीके के मिलते हैं कि पर्सन का जो मूड है वो बहुत एक्सपेंड करता है, बहुत ज़्यादा जो है वो पर्सन इस तरीके का बिहेवियर करता है. स्पीच की बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग लाउड होते हैं. इसके अलावा पुअर जजमेंट भी कर सकते हैं. पुअर जजमेंट भी लोग करते हैं इस टाइम पर. उनका जजमेंट इतना नहीं होता, एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है उसके पास. तो मैनियक पर्सन के अंदर ये सारी चीज़ें को देखने को मिलती हैं. उसके बाद अगर हम देखें कि पर्सन डिस्ट्रैक्टेड बहुत जल्दी हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है. उसको नींद की जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, जल्दी उठ भी जाएगा, देर तक सोएगा. बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि लेज़ी होता है. हाइपर एक्टिव हो जाता है पर्सन, उसको लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है. लाइक लिटरली पहाड़ पे चढ़ जाना, दौड़ जाना, किसी भी फ्लोर से कूद जाना. एकदम एनर्जी जो होती है वो हाई होती है. पर्सन की मैनिया के केसेस में जो ड्रेस सेंस होता है वो थोड़ा पुअर हो जाता है. पर्सन नहीं समझ पाता कि क्या करना है, मतलब दे मे गो क्रेजी, इस तरीके की चीज़ें. और फ्लाइट आइडियाज़ आते हैं, चीज़ों से स्ट्रगल ना करके उसके साथ उससे भागने के आइडियाज़ भी आते हैं. तो मैनिया के कुछ सिम्टम्स होते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं मैनिया में, जैसे पर्सन का जंपी नेचर हो सकता है, किसी भी बात पे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाना, अपने इमोशंस को बहुत ऊपर तक ले जाके एक्सप्रेस करना, किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहने की कोशिश करना, या किसी काम को बहुत बड़ा करके दिखाना, किसी के भी चैलेंज को बड़ी जल्दी एक्सेप्ट करना. और एक्साइटमेंट जो है वो इतना ज़्यादा होना कि उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद उसको करके दिखाने की
कोशिश करना, लिटरली लाइक कि लोग उस टाइम पर मैनिया के केस में लोग ये डिफरेंस नहीं समझते कि किसी भी चीज़ को अटेम्प्ट करने में समझदारी का इस्तेमाल होना चाहिए या उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो मैनिया एक पर्सन के अंदर कह सकते हैं कि क्रेजीनेस जो होती है उसको बहुत हाई कर देता है। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं मैनिया के, जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर आता है। अगर डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन आप ऑलरेडी जानते हैं, डिप्रेशन में पर्सन के अंदर किसी भी तरीके की स्टेबिलिटी नहीं होती। स्टेबिलिटी तो मैनिया में भी नहीं होती है, लेकिन वो जंपी और हाई लेवल पर होती है, जबकि डिप्रेसिव में वो चीज़ें डाउन की तरफ होती हैं कि पर्सन को जो है वो वर्थलेसनेस फील होती है, गिल्ट रहता है, सैडनेस बहुत ज़्यादा रहती है, कुछ करने का मन नहीं करता, एपेटाइट लूज रहता है, इंसोम्निया फील होता है, सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं, किसी भी प्लेजर वाली चीज़ों में इंटरेस्ट कम हो जाता है, नेगेटिव व्यू बन जाता है, फटीग बहुत ज़्यादा रहता है, एनर्जी बहुत लो रहती है, एडजस्टमेंट नहीं करना चाहता, अब लोगों से बात नहीं करना चाहते। ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं डिप्रेशन में देखने को मिलती हैं। पर्सन आइसोलेटेड रहना चाहता है, डार्कनेस में रहना चाहता है और घूमना फिरना नहीं चाहता, आइसोलेशन में रह के अपने साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बाइपोलर डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं इनको हम एक साथ लेंगे, किस तरह से कि जब पर्सन को मैनिया के एपिसोड्स होते हैं तो वो इस तरह के बिहेवियर को करता है जो कि आप देख सकते हैं कि नॉर्मल से अलग है। जो भी चीज़ नॉर्मल से अवे होगी वो अब नॉर्मल होगी। तो जब मैनिया के एपिसोड्स होते हैं तो ये सिम्टम्स होते हैं, तो जो कि नॉर्मल नहीं होते हैं। ओवर एक्साइटमेंट हो जाना, और ये किसी एक बात के लिए नहीं होता, अगेन ये बार बार लगातार ये चीज़ें होती रहती हैं। इसके एपिसोड्स बहुत लंबे टाइम तक स्टे करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनके ही हिसाब से मैनिया और डिप्रेशन के जो एपिसोड्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैं अभी आपको समझाऊंगी कि बाइपोलर फर्स्ट सेकंड इनमें अलग अलग, इसीलिए हम कैटेगराइज करते हैं कि मैनिया और डिप्रेशन के जो एपिसोड्स हैं वो अपने ड्यूरेशन के हिसाब से ही बाइपोलर डिसऑर्डर के पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये भी हम आगे देखेंगे। तो जब पर्सन को मैनिया के सिम्टम्स फील होते हैं उसके बाद उसको कुछ टाइम के बाद वो नॉर्मल भी रह सकता है, फिर डिप्रेशन के सिम्टम्स भी फील हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये फ्लक्चुएशन बहुत फास्ट हो, कि मैनिया हो रहा है फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद डिप्रेशन में चला गया, फिर मैनिया में, ये जंपी नेचर भी बना रह सकता है। इसी के बेसिस पर बाइपोलर डिसऑर्डर के टाइप्स डिफाइन होते हैं। तो चलिए अब हम बाइपोलर डिसऑर्डर के टाइप्स की बात करते हैं। बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा सीवियर लेवल का डिसऑर्डर होता है। बाइपोलर की कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट टॉप हायरार्की में यही आता है कि मतलब सबसे सीरियस लेवल का बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है उसको बाइपोलर 1 कहते हैं, बाइपोलर फर्स्ट कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, एवरीथिंग इज राइट। In this type of bipolar disorder, people have extreme erratic behavior with maniac up periods that last at least a week or are so severe that they need medical care. अब आप ये सोचिए कि जब पर्सन को बाइपोलर फर्स्ट का केस होता है उसमें मैनिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो कम से कम 1 वीक रहते हैं। इसी से ही आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि बाइपोलर फर्स्ट क्या है और सेकंड क्या है, वरना मैनिया और डिप्रेशन सब में चलेगा, बस उसकी डिग्री कम हो जाएगी और ड्यूरेशन कम हो जाएगा। इसी से फर्स्ट सेकंड और साइक्लोथेमिक का डिफ्रेंसिएशन होगा। तो इस बात को ध्यान से समझते चलिए कि बाइपोलर फर्स्ट में एक तो मैनिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं और कम से कम 1 वीक तो वो रहते ही हैं। यहाँ पर यह भी होता है कि पर्सन इतना क्रेजी बिहेव कर सकता है कि वो कुछ भी अबनॉर्मल कर सकता है। तो ऐसा लगने लगता है कि ये इंसान आउट ऑफ द वे जा रहा है, इसको किसी ना किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो जो बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर होता है ये बहुत कॉमन नहीं होता है कि आप ये सोचेंगे कि अब आपको माइंड में कोई पर्सन आएगा जिसने रिसेंटली कुछ ऐसा स्टूपिड एक्ट किया हो जो बहुत हायर लेवल का हो, बहुत सीरियस लेवल का हो, तो आपको लगेगा कि वो बाइपोलर फर्स्ट है। नहीं, ये जो एपिसोड्स होते हैं बहुत इंटेंस होते हैं और पर्सन बाइपोलर के साथ साथ और भी टाइप की प्रॉब्लम्स के साथ सफ़र कर रहा होता है। ये भी चीज़ आप समझिए कि जब भी कोई एबनॉर्मल डिसऑर्डर, कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर पर्सन पजेस करता है तो वो एक साथ कई सारे डिसऑर्डर्स को दिखा रहा होता है। हम क्योंकि बाइपोलर पढ़ रहे हैं तो हम उसकी ही बात करेंगे, लेकिन जब रियल लाइफ में लोगों के साथ किसी भी तरीके की एबनॉर्मैलिटी होती है तो उस टाइम पर उन्हें जस्ट बाइपोलर नहीं हो रहा होता है, उनके साथ एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, उनके और डिफरेंट जो अपने अभी तक पढ़े हैं उनमें से और चीज़ें भी हो सकती हैं, हो सकता है हेलुसिनेशंस भी साथ में हो रहे हैं, हो सकता है सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स हों, डिल्यूजन्स हो रहे हों, तो बहुत कुछ साथ में हो सकता है। तो इसी वजह से इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट प्रॉब्लम्स का, तो बाइपोलर में फ़िलहाल मैनिक जो होता है वो काफ़ी हाई हो जाते हैं और मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद एक्सट्रीम डाउन पीरियड्स भी होते हैं जो कम से कम 2 हफ्ते तक चलते हैं। एक बार पर्सन बहुत अप हो जाता है और अगर उसको मेडिकल केयर ना मिले तो वो डाउन भी हो सकता है और फिर उसके बाद क्या होगा, पर्सन के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाले भी देखने को मिल सकते हैं। यूजुअली डिप्रेसिव एपिसोड्स अकर एज वेल, टिपिकली लास्टिंग एटलीस्ट 2 वीक्स
एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन विद मिक्स्ड फीचर्स भी हो सकते हैं कि मैनियक और डिप्रेसिव सिम्टम्स एक साथ हों। तो बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर या बाइपोलर वन डिसऑर्डर एक सीवियर लेवल का बाइपोलर होता है जिसमें पर्सन के अंदर दोनों के ही जो है वो हायर लेवल के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और जो ड्यूरेशन होता है वो मिनिमम 1 वीक ज़रूर होता है। तो ये है बाइपोलर वन डिसऑर्डर। बात करते हैं बाइपोलर टू की। दीज आर लेस इंटेंस एलिवेटेड मूड्स इन बाइपोलर सेकेंड डिसऑर्डर विच आर कॉल्ड हाइपोमैनिक एपिसोड्स। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि मैनिया से पहले की स्टेज हाइपोमेनिया होती है, मतलब हाइपोमेनिया ही कन्वर्ट होकर बाद में मैनिया बनता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। A diagnosis of bipolar second disorder requires someone to have at least one major depressive episode। यहाँ पे जो डिप्रेसिव एपिसोड होता है वो मेजर होता है एंड एट लीस्ट वन हाइपोमैनिक एपिसोड। तो अब ध्यान से समझिए कि जो डिप्रेसिव एपिसोड होता है वो तो मेजर होता है, लेकिन जो मेनिया होता है वो लेस होता है, इसीलिए उसको हाइपोमेनिया कह दिया है। आपको मैंने अभी बताया कि हाइपोमेनिया जो है वो मेनिया का एक लोअर लेवल का प्रॉब्लम है, मेनिया का ही एक टाइप है। तो बेसिकली जब हाइपोमेनिया का एपिसोड होता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो मेनिया लोअर लेवल का होता है। पीपल रिटर्न टू देयर यूजुअल फंक्शनिंग बिटवीन एपिसोड। यहाँ पर भी बीच में दोनों के एक नॉर्मल स्टेट आ सकती है। और पीपल विद बाइपोलर टू डिसऑर्डर ऑफ्टन फर्स्ट सीक ट्रीटमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ देयर फर्स्ट डिप्रेसिव एपिसोड सिंस हाइपोमैनिक एपिसोड्स ऑफ्टन फील प्रेजरेबल एंड कैन इवन इंक्रीज परफॉर्मेंस एट वर्क और स्कूल। पर्सन को पहले डिप्रेशन फील होता है और उसके बाद हाइपोमैनिक एपिसोड्स आ सकते हैं, वो थोड़ा सा नॉर्मल स्टेट में आ सकता है, फिर खुश रह सकता है और फिर वापस से डिप्रेशन में जा सकता है। तो ये होता है बाइपोलर सेकेंड, जिसमें अगेन ड्यूरेशन और इंटेंसिटी के बेसिस पे अगर हम देखें तो लेस सिवियर भी होते हैं एपिसोड्स, जो होते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन भी होते हैं और मैनिया सीवियर लेवल का नहीं होता, जो कि बाइपोलर फर्स्ट में बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होता है। अब हम बात करेंगे साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर की। यही वो डिसऑर्डर है जिसकी शुरुआत में मैंने आपको समझाया भी था। साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर एक सबसे ज़्यादा माइल्डर फॉर्म होती है बाइपोलर डिसऑर्डर की। ये बेसिकली अगर इसको हम मूड स्विंग्स भी कह देना कॉमनली कि मूड स्विंग्स का थोड़ा एक्सट्रीम लेवल, तो वो भी चलेगा, क्योंकि साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर ऑलमोस्ट हर दूसरे पर्सन में बहुत नॉर्मली देखने को मिलता है, क्योंकि मूड स्विंग्स जो होता है और स्पेशली फीमेल में साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर देखने को मिलता है। इसमें हाइपोमेनिया और डिप्रेसिव जो सिम्टम्स होते हैं वो दोनों ही फ्रीक्वेंटली होते हैं, लेकिन हाइपोमेनिया जैसे मैंने आपको बताया कि वो मेनिया का एक बहुत माइल्डर फॉर्म है और डिप्रेसिव सिम्टम्स भी बहुत माइल्ड लेवल पर ही होते हैं। People with cyclothymia experience emotional ups and downs but with less severe symptoms than bipolar first and second disorder। Cyclothymic disorder के कुछ symptoms होते हैं for at least 2 years, many periods of hypomanic and depressive symptoms, but the symptoms do not meet the criteria for hypomanic और depressive episode। इसमें शुरुआत के 2 साल तक पर्सन हाइपोमैनिक और डिप्रेसिव सिम्टम्स को फील तो करता है, लेकिन वो इतने सीवियर लेवल के नहीं होते हैं। ड्यूरिंग द 2 year period the symptoms have lasted for at least half the time and have never stopped for more than 2 months। कम से कम ये 2 months तक साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर जो होता है इसके मूड स्विंग्स के एपिसोड्स चलते हैं। और यही इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि कम से कम 2 साल के अंदर अगर ये 2 मंथ्स के पीरियड में भी ये चीज़ दिखाई देनी ज़रूरी है, तभी हम उसको साइक्लोथेमिक कहते हैं। साइक्लोथेमिक के भी खुद अपने कह सकते हैं डिग्री इंटेंसिटी होती है। ये बहुत लोअर लेवल पे भी देखने को मिल सकता है, यानी कि इतना कॉमन लेवल पे कि लोग आराम से अपनी लाइफ को सर्वाइव भी कर लेते हैं, इसीलिए मैंने कहा ये कॉमनली देखने को मिलता है। और इसका जो सीवियर लेवल होता है वो सीवियर लेवल भी बहुत मुश्किल नहीं होता, वो भी बाइपोलर 1 और 2 से वो काफ़ी नीचे होता है। बाइपोलर 1, 2 और साइक्लोथेमिक को एक बार फिर से देखते हैं कंपैरिजन के थ्रू कि बाइपोलर फर्स्ट जो होता है एक सीवियर पैटर्न होता है साइक्लिंग का, जिसमें मैनिया और डिप्रेशन आपको साथ साथ देखने को मिलते हैं। एक्सट्रीम एराटिक बिहेवियर दिखाता है पर्सन और एक्सट्रीम लेवल का ही डाउन पीरियड्स भी दिखाता है। बाइपोलर सेकंड में लेस सीवियर मैनिक एपिसोड होते हैं। ये बाइपोलर 1 से माइल्डर फॉर्म होती है। ये मूड एलिवेशन की भी माइल्डर फॉर्म होती है। जो भी पर्सन बाइपोलर सेकंड से अफेक्टेड होता है वो कम से कम हाइपोमैनिक एपिसोड को ज़रूर फेस करता है। ये इसमें एक मस्ट है चीज़, इसीलिए यहाँ पे फिर से हाईलाइट की गई है। और साइक्लोथेमिक में इसको हम कह सकते हैं कि ये बाइपोलर फर्स्ट या सेकंड की भी फर्स्ट स्टेज हो सकती है, क्योंकि ये बहुत बेसिक होता है, बहुत बॉटम पे होता है। उसके अलावा इसमें इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होते हैं और वो इतने एक्सट्रीम नहीं होते जितने बाइपोलर फर्स्ट और सेकंड में होते हैं।
तो हमने बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बहुत डिटेल में आज बात करी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर की, जिसमें पर्टिकुलरली हम हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स को पढ़ेंगे और उनको भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कोई भी माइन्यूट बात जो आपको समझनी है इस टॉपिक में वो मिस ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल देन प्लीज़ डू इट फॉर मी। Keep showing your support like you always do. See you soon in the next video. Till then, take care of yourself. See you very soon. Bye bye.